Welcome students to our online classes of YouTube channel Rainbow Science Academy। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल के हमारी क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक जनन की एक प्रक्रिया संपन्न हमने चक्र के माध्यम से सीखी थी। आज हम उसी चक्र के जो कई सारे उसमें मैंने आपको कल नेटवर्क के टाइप में जो बताया था, आज हम उसी नेटवर्क में से हर एक प्रोसेस को या हर एक घटना को ब्रीफली लेंगे और प्रत्येक संरचना का अध्ययन करते हुए हम आगे की टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से नर जननांग में विभिन्न प्रकार के समसूत्री और अणसूत्री विभाजनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो आइए दूसरा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर जो दूसरा है, उस चैप्टर नंबर 2 का जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम्स में वो 2 मार्क्स का है। इसका मतलब यहाँ ये है कि इस चैप्टर में से हर साल बोर्ड में 2 मार्क्स के क्वेश्चन को पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है या नाम है वो है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास, की संरचना एवं विकास, ये हमारा अध्याय 2 है जो बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है। तो इस अध्याय में हम पहले स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। हम सब का मैंने कल ही आपको बताया था कि प्रत्येक पुष्प के अंदर तीसरा जो चक्र होता है जिसे हम नरजन्मांग के रूप में जानते हैं उसको हम उमंग कहते हैं। तो एंड्रोसियम, अगर हम चित्र बनाएं छोटे से फूल का तो आप सीख सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि प्रत्येक पुष्प के अंदर 4 चक्र होते हैं, जिसमें जो पहला वाला चक्र होता है उसको हम बाइडल कहते हैं। दूसरा जो चक्र होता है बाइडल, दूसरा जो चक्र होता है उसको हम दलपुंज कहते हैं, और तीसरा जो चक्र होता है उसको हम उमंग या नरजन्नांग के रूप में कहते हैं, जिसका जो एक सदस्य होता है उसके एक सदस्य को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ठीक है। और जबकि चौथा जो चक्र होता है वो मादा जननांग को इंगित करता है, उसको जायांग या जायांग कहते हैं, जबकि इसके एक सदस्य को स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ हम आज तीसरे चक्र की बारे में बात करेंगे। तो तीसरा जो हमारा चक्र है उसको हम उमंग कहते हैं। उमंग को प्राय नरजन्नांग के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा, एक जो उमंग है, नरजन्नांग जो उमंग है, उमंग का जो एक सदस्य होता है उसको हम कहते हैं पुंकेसर, स्टेमन और पुंकेसर। तो हमारा यहाँ से टॉपिक जो बनेगा वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक बनेगा वो है पुंकेसर, कॉमा, अगला इसमें जो टॉपिक आएगा वो आएगा लघु बीजाणु धानी। ओके। फिर इसी टॉपिक में हम आगे की तरफ चलेंगे तो एक प्रक्रिया भी आएगी जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फिर आगे इसी में आगे की तरफ हम चलेंगे तो आगे आएगा आपका परागकण और निषेध, और परागकण के बाद अगला जो टॉपिक इसमें लेंगे वो टॉपिक रहेगा, सीरीज के साथ सारे टॉपिक आएंगे, उसका नाम रहेगा नर युग्मकोड मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के पहले वाले टॉपिक में हम
तीसरे पुष्प के चक्र की बात करेंगे जिसको हम पुंमंग कहते हैं, जिसका एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। और इसी पुंकेसर के अंदर और भी जितनी जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को हम एक टॉपिक के रूप में लेते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें पुंकेसर के बाद आएगी एक टॉपिक लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना एवं उसका परिवर्धन, तीसरा टॉपिक आएगा फिर इसमें लघु बीजाणु जनन, फिर चौथा इसमें टॉपिक आएगा परागकण की संरचना एवं इसका निर्माण, और इसके बाद परागकण के अंकुरण के रूप में नर इंकुद की विकास एवं संरचना का अध्ययन करेंगे। तो आते हैं कि पुंकेसर क्या होता है। देखिए, प्रत्येक पादप में पादप के पुष्प में तीसरे चक्र को पुंकेसर कहते हैं, जिसकी संरचना निम्न प्रकार होती है। प्रत्येक जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर की संरचना में तीसरे जननांग को हम पुंमंग कहते हैं, और जो पुंमंग होता है उस पुंमंग के एक सदस्य को हम पुंकेसर कहते हैं। एक सदस्य को हम पुंकेसर कहते हैं। देखिए, जो पुंमंग है उस पुंमंग का जो एक सदस्य है उसको पुंकेसर कहा जाता है। ये जो पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला वह भाग जिसकी सहायता से कोई भी जो पुंकेसर होता है वो पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा रहता है, उस डंठलनुमा भाग को हम पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। जबकि दूसरा वाला जो भाग इसके ऊपर फूला हुआ होता है, जननशील होता है, इसमें जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, उस फूली हुई जननशील संरचना को हम परागकोश कहते हैं। और ये जो परागकोश है, इस परागकोश के दोनों भागों के बीच में एक दरार के रूप में ऊतक पाया जाता है, या एक विशेष ऊतक पाया जाता है। जिस ऊतक के कारण ये परागकोश दो विशेष प्रकार की पालियों में बढ़ जाता है, तो उस ऊतक को हम कहते हैं योजी ऊतक या योजी, अर्थात इसको कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो पुंकेसर के तीन भाग, पुतंतु जिसके कारण कोई भी पुंकेसर पुष्पासन से जुड़ा होता है, दूसरी जननशील संरचना जिसके अंदर जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जनन क्षम होती है, तो उस संरचना को हम परागकोश कहते हैं, जो फूला हुआ थैलीनुमा आवरण होता है, जिसके बीच में एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है, जिससे पूरा का पूरा जो पुंकेसर का परागकोश होता है वो पुतंतु से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम योजी ऊतक कहते हैं। ठीक, आगे इस योजी ऊतक के कारण हमारे जो पुंकेसर हैं, ये पुंकेसर मुख्यतः पादपों में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक पुंकेसरों को हम कहते हैं एक पालित पुंकेसर। एक पुंकेसर क्या कहलाते हैं? एक पालित पुंकेसर। जबकि दूसरे हैं उनको कहते हैं हम द्विपालित पुंकेसर। द्विपालित। अब आपने ये कैसे, एक पालित पुंकेसर का अभिप्राय यहाँ ये है कि ऐसा पादप का पुंकेसर जिस पुंकेसर के परागकोश में योजी ऊतक का अभाव हो, अर्थात उसके अंदर सिर्फ एक ही परागपाली पाई जाती हो, तो इस प्रकार के पुंकेसरों को हम कौन से पुंकेसर कहते हैं? एक पालित पुंकेसर कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके मध्य में, परागकोश के मध्य में किसी तरीके से परागपाली नहीं पाई जा रही है, इसलिए हम इसको एक पालित पुंकेसर कहते हैं। जो प्राय हमारे मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं, आपने सुना होगा एक मालवेसी कुल होता है पादपों का, उस मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं, उस मालवेसी कुल के पादपों में ये मुख्यतः एक पालित पुंकेसर पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा गुड़हल का पौधा मालवेसी कुल में आता है, भिंडी का पौधा मालवेसी कुल में आता है, और आपके जो कपास का पौधा है अर्थात जो कॉटन है, गोसिपियम की जो जातियां हैं, जो मालवेसी में गुड़हल है और भिंडी है, इन सभी पादपों में एक पालित पुंकेसर पाए जाते हैं।
जो कि द्विपालित पुंकेसर ऐसे पुंकेसर जिनकी पराग कोश में एक योजु ऊतक के आ जाने के कारण पूरा पराग कोश मुख्यतः कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा हुआ होता है या 2 पराग पालियों में बटा हुआ होता है। तो ऐसे पुंकेसर को हम द्विपालित पुंकेसर कहते हैं और द्विपालित पुंकेसर अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। अधिकांशतः जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उन द्विबीजपत्री पादपों में द्विपालित पुंकेसर पाए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना है, जैसे कि आप जानते हैं, सरसों है, चना है, मटर है आदि। ठीक, अब आगे इस पुंकेसर की जो जननशील संरचना है जिसको हम परागकोश कहते हैं, इस परागकोश की बाह्य संरचना का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये माना कि इस परागकोश के अंदर कुछ जननक्षम कोशिकाएं होती हैं जिसके कारण आगे चल के परागकणों का निर्माण होता है। तो इस परागकोश की फिर हमने आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इस परागकोश की हमने अनुप्रस्थ काट काटी जिससे इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। तो नेक्स्ट आता है परागकोश की अनुप्रस्थ काट। परागकोश की अनुप्रस्थ काट। जैसे हमने इस परागकोश की अनुप्रस्थ काट को देखा और सूक्ष्मदर्शी में जब अध्ययन किया तो हमने देखा कि प्रत्येक जो परागकोश होता है उस परागकोश की आंतरिक संरचना में कुछ विशेष प्रकार की चार गोलाकार बेलनाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। चार गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं चार गोलाकार बेलनाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ये वही है, इसको हम आगे इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से यहाँ से इसको काट ये बोलिए ठीक। तो प्रत्येक परागकोश की अनुप्रस्थ काट को काटने पर देखा गया कि आंतरिक रूप से इसके अंदर मुख्यतः चार गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, चार कुटियां पाई जाती हैं, जिन चार कुटियों को प्राय हम लोग लघु बीजाणु धानी कहते हैं या परागकोश पाली कहते हैं या इनको पराग कुटी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर भारी मात्रा में परागकण संचित होते हैं, भरे रहते हैं, इनका निर्माण होता है। तो परागकोश के अनुप्रस्थ काट में चार कोनों में चार गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम लघु बीजाणु धानी या पराग कुटी कहते हैं। तो प्रत्येक ये जो पराग कुटी है, देखिएगा कि ये जो पराग कुटी है जिसमें चारों अपनी संरचना एक जैसी होती है, तो हम एक संरचना को अच्छे से बता के समझाते हैं जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इसकी संरचना का विकास होता है। तो देखिए ये तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि परागकोश के अंदर ये चार गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी या पराग कुटी। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी की संरचना, लघु बीजाणु धानी की संरचना ऐसा मानिए आप, यहाँ एक टॉपिक आ गया कि लघु बीजाणु धानी की संरचना क्या है, कैसी संरचना है, ये आंतरिक संरचना है। ठीक, तो देखिएगा प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के प्रारंभिक विकास में, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी की संरचना का अगर हम प्रारंभिक विकास देखें, कौन सा विकास देखें, विकास प्रारंभिक विकास देखें, तो प्रारंभिक विकास में इस परागकोश के निर्माण करने के लिए एक विशेष प्रकार की जननशील कोशिका या एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण हुआ था, जिस कोशिका को हम लोग कहते हैं प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका, और इस प्रपशु कोशिका में अचानक परिणत विभाजन होने से, कौन सा विभाजन होने से, परिणत विभाजन होने से, परिणत विभाजन होने से यह प्रपशु कोशिका जो आदि कोशिका के रूप में, आद्य कोशिका हम कह सकते हैं, ये जो आद्य कोशिका के रूप में जो काम कर रही थी, ये मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाओं में बढ़ जाती है।
जिसमें एक कोशिका को कहते हैं हम, एक कोशिका जो कहलाती है उसको हम कहते हैं भित्ति कोशिका, और दूसरी जो कोशिका होती है उसको हम कहते हैं जनक कोशिका या आद्य जनक कोशिका, आद्य जनक कोशिका, ये कोशिका। ठीक है, भित्ति जो कोशिका होती है, इस भित्ति कोशिका में सक्रिय समसूत्री विभाजन होने से, सिंपल डिवीजन होने से लगातार ये भित्ति कोशिका मुख्यतः किसी लघुबीजाणुधानी की संरचना में कई सारे परतों का निर्माण करती है, जो इस पूरी लघुबीजाणुधानी की संरचना का निर्माण करती है, उसको एक आकार प्रदान करती है तथा विभिन्न प्रकार की परतों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार ये जो भित्ति कोशिका होती है, इस भित्ति कोशिका में लगातार विभाजन होने से कई सारी परतों के रूप में कई सारी संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसमें लघुबीजाणुधानी की भित्ति के रूप में 4 विभिन्न परतों का निर्माण होता है। इसमें पहली वाली जो परत होती है हम उसको बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक है, और दूसरी जो होती है उसको हम अंतस्थिशियम कहते हैं, और तीसरी जो होती है उसको हम मध्य परतें कहते हैं, और लास्ट वाली जो आंतरिक परत होती है उसको प्राय टेपिटम या ओसूतक कहा जाता है। ठीक, और ये चारों परतें आपस में मिलकर इस लघुबीजाणुधानी की मुख्य संरचना का निर्माण करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परागकोश की भित्ति या लघुबीजाणुधानी भित्ति, परागकोश भित्ति या लघुबीजाणुधानी भित्ति। जो कि आद्यजनक कोशिका कई बार समसूत्री विभाजन करती है, जिससे एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह इकट्ठा कर लेती है, जिन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं बीजाणुजन कोशिका। कौन सी कोशिका है? बीजाणुजन ऊतक मान लो, और बीजाणुजन ऊतक के अंदर जो एक कोशिका होगी वो क्या होगी? बीजाणुजन कोशिका। और इस बीजाणुजन कोशिका में कई सारी कोशिका पोषण ग्रहण करके एक विशेष प्रकार की कोशिका के रूप में कार्य करने लगती हैं, जिसको हम कहते हैं, जो प्राय द्विगुणित होती है, जिनको हम कहते हैं लघुबीजाणु मात्र कोशिका, लघुबीजाणु मात्र कोशिका। और ये जो लघुबीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ये अपने गुणसूत्री संरचना के आधार पर प्राय द्विगुणित होती हैं, और इन्हीं द्विगुणित लघुबीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्रमिक रूप से जब ये परिपक्व हो जाती है, तो परिपक्व होने आने के बाद इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, गुणसूत्र आधे रह जाते हैं, और ये लघुबीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके इन्हीं लघुबीजाणुधानियों के अंदर अगुणित लघुबीजाणुओं का निर्माण करती हैं, जो लघुबीजाणु इसमें लघुबीजाणुधानी के फटने के बाद एक पूर्ण विकसित परागकण का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की कि इस संरचना में हम सभी इन्हीं चीजों की चर्चाएं करेंगे। तो इससे पहले मैंने जो आपको एक ग्राफ बताया है, इस ग्राफ से आप सीख सकते हैं कि इस लघुबीजाणुधानी के प्रारंभिक विकास में एक आद्य कोशिका के रूप में प्रपसु कोशिका होती है। यह प्रपसु कोशिका परिमित विभाजन करती है। विभाजन के दौरान मुख्यतः 2 कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका को हम भित्ति कोशिका कहते हैं, दूसरी कोशिका को आद्यजनक कोशिका कहते हैं। भित्ति कोशिकाएं कई बार समसूत्री विभाजन करती हैं, जिससे वो कई सारी परतों के रूप में इस लघुबीजाणुधानी की बाह्य संरचना का निर्माण करती हैं, सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती हैं। तो उन कोशिकाओं को हम लोग क्रमशः बाह्य त्वचा के रूप में जानते हैं, अंतस्थिशियम के रूप में जानते हैं, और मध्य परत और टेपिटल या कोशिका। जबकि आद्यजनक कोशिका के अंदर कई बार कोशिकाएं विभाजन करती हैं, तो एक ऊतक बनाती है, जिसको बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, और प्रत्येक बीजाणुजन ऊतक की जो एक कोशिका होती है उसको बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। और इन्हीं बीजाणुजन कोशिकाओं के अंदर काफी और विकसित होने के बाद इनको हम लघुबीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। और लघुबीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित लघुबीजाणुओं का निर्माण करती हैं, जो इस परिपक्व परागकोश के फटने के बाद एक परागकण का निर्माण या परागकण जैसे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब इसकी संरचना बोर्ड में आती है कि एक लघुबीजाणुधानी की संरचना का चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। तो हमने सूचित से आपको इन सभी संरचनाओं को दिखा देता हूं, देखिएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देखिएगा। मैंने अभी बताया था 2 भाग होते हैं, एक तो लघुबीजाणुधानी की भित्ति और दूसरा इसके केंद्र में पाए जाने वाला बीजाणुजन ऊतक। और ये जो बच्चे बना है इसको हम कहते हैं यूजी कनेक्टिव्स। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इससे और संरचनाएं आसान हो जाएंगी बनाना। ठीक, देखिए प्रत्येक लघुबीजाणुधानी की
भित्ति कोशिका में होने वाले संस्कृति विभाजन से लघु बीजाणु धानी की भित्ति में मुख्यतः 4 परतें पाई जाती हैं, जिसमें पहली जो परत होती है जो एक स्तरीय डंबल के आकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो प्राय शारीरिक रूप से उनका निर्माण मृदुत्व की कोशिकाओं से होता है। तो इस एक पहली वाली जो परत होती है उसको हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा। ये जो बाह्य त्वचा होती है लघु बीजाणु धानी की, ये पूरी लघु बीजाणु धानी को चारों तरफ से एक आकृति प्रदान करती है, साथ ही साथ में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। प्रत्येक बाह्य त्वचा के नीचे एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की दूसरी परत होती है। एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की दूसरी परत होती है जिसकी कोशिकाएं काफी सॉफ्ट होती हैं, जो बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे एक और कोशिका का स्तर पाया जाता है जिसको हम लोग अंतस्थिशियम कहते हैं। और इस अंतस्थिशियम की कोशिकाओं में अचानक कुछ विशेष प्रकार की अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियों का जमाव हो जाता है, जिसके कारण अंतस्थिशियम नमी को अवशोषण करने का कार्य करती है, जो इसका एक विशेष अभिलाक्षणिक गुण है जो परागकणों को या बाहर निकालने में या परागकोश को स्फुटित करने में सहायता करती है। तो ये जो दूसरा स्तर है इसको हम अंतस्थिशियम कहते हैं, अर्थात एंडोथीशियम भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ये अंतस्थिशियम होता है और इस अंतस्थिशियम के अंदर ये जो मैंने बनाई है ये पीले पीले रंग की कोशिकाओं के अंदर पट्टियां होती हैं जिनको हम अल्फा सेलुलोज की रेशेदार क्या कहते हैं पट्टियां होती हैं, रेशेदार पट्टी होती हैं। और अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टी होने के कारण अंतस्थिशियम नमी का अवशोषण करती है। नमी के अवशोषण करने के कारण इस शुरुआती अवस्था में ये फूला हुआ रहता है, इसका आकार आकृति निश्चित रहता है, लेकिन जैसे ही ये पूरी लघु बीजाणु धानी का ये जो परागकोश है परिपक्व हो जाता है तो अंतस्थिशियम में से जल की कमी होने लगती है, अर्थात जैसे ही ये धीमे धीमे जल इसमें से बाहर निकलने लगता है वैसे वैसे इसकी कोशिकाएं अंदर की ओर सिकुड़ने लगती हैं और इतनी सिकुड़ती है कि कोष्ठ कोशिकाओं पर दबाव पड़ने के कारण ये पूरा परिपक्व परागकोश फट जाता है और इसमें से परागकण बाहर निकलकर पर्यावरण में आ जाते हैं। ठीक है, तो अंतस्थिशियम के बाद कुछ विशेष प्रकार की 2 या 3 मृदुत्वी पोषक पदार्थों से युक्त उच्च मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन के कुछ कण पाए जाते हैं जो 2 या 3 स्तर की परतों से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिनको प्राय हम लोग एक नाम देते हैं। उन परतों को हम कहते हैं कौन सी परतें? मध्य परतें, मिडिल लेयर्स, जो परागकणों के विकास के दौरान पूर्णतः नष्ट होकर अपने अंदर पाए जाने वाले पोषक पदार्थों को विकास कर रहे परागकणों को प्रदान कर देती है, जिससे उनका पूर्णतः विकास हो सके। जबकि लघु बीजाणु धानी भित्ति की चौथी जो सबसे आंतरिक परत होती है, जो केंद्र में होती है और सबसे आंतरिक भित्ति होती है, उस आंतरिक भित्ति को हम लोग कहते हैं एक विशेष प्रकार की परत जो सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, जिसको हम टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेपिटम। ये जो आंतरिक परत है इस परत को हम टेपिटम कहते हैं। टेपिटम होती है और ये जो टेपिटम है इसको हम हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये टेपिटम मुख्यतः पादपों में 2 प्रकार की होती है। आवर्तबीजी पादपों 2 प्रकार की होती है। एक स्रावी टेपिटम होती है जो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों के परागकोशों में मिलती है, जबकि दूसरी जो होती है उसको अमीबी कहते हैं। अमीबी टेपिटम की आकार और आकृति अनियमित होती है, इसलिए इसका नाम अमीबी टेपिटम है। जबकि स्रावी टेपिटम बायोटेपिटम होती है जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है, जिसके कारण ये परागकणों के अंदर एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण करती है और जिससे ये परागकण चिपचिपे हो जाते हैं, विशेष गंध आती है। इस प्रकार इसको हम स्रावी टेपिटम कहते हैं। इसके बाद टेपिटम एक मुख्य संरक्षक कोशिका के रूप में भी कार्य करती है। ये टेपिटम परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है, उनको विकासशील बनाती है या विकासशील अवस्था से उनको इतना पोषण देती है जिससे वो परिपक्व हो जाते हैं। तो इसलिए इन टेपिटम को प्राय हम लोग कोशी कोशिकाओं के रूप में भी जानते हैं। ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? कोशी कोशिकाएं। जबकि इसके इस प्रकार से प्रत्येक लघु बीजाणु धानी भित्ति में मुख्यतः कितनी परत पाई जाती है? 4 परत पाई जाती है क्रमशः। पहली बाह्य त्वचा, दूसरी अंतस्थिशियम, तीसरी आपकी मध्य परतें और चौथी टेपिटम, और जो लघु बीजाणु धानी के चारों भित्तियों का निर्माण करती है। जब इसके केंद्र में एक विशेष प्रकार का
एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ ऊतक होता है, जिसको हम बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। और इस बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक जो कोशिका होती है, उस प्रत्येक कोशिका को हम क्या कहते थे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, और यही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं प्राय द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं, जो कईयों बार अर्धसूत्री विभाजन करके इनके अंदर भारी मात्रा में इसका निर्माण करती है। मैं एक साइड में बना देता हूं कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बार बार अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, और इन्हीं लघु बीजाणु धानी के अंदर विकास के दौरान कई सारे छोटे छोटे परागकणों का या लघु बीजाणुओं का निर्माण कर लेती हैं, लघु बीजाणुओं का निर्माण कर लेती हैं, और यही लघु बीजाणु आगे चलकर असंख्य परागकणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी लघु बीजाणु धानी की संरचना। अब लघु बीजाणु धानी की संरचना एवं विकास के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है आपका लघु बीजाणु जन्म। तो लघु बीजाणु जन्म क्या होता है वो हम यही सीख लेते हैं, यही मैंने आपको बताया है। तो देखिएगा, नेक्स्ट आता है लघु बीजाणु जन्म। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। लघु बीजाणु ठीक है, इस लघु बीजाणु जन्म को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये क्या होती है? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के केंद्र में एक गोलाकार समान कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ ऊतक है, जिसको बीजाणु जन्म ऊतक कहते हैं, जिसके अंदर जनन कोशिकाओं के रूप में प्राय द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जो प्राय द्विगुणित होती हैं। अतः लघु बीजाणु जन्म के दौरान द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस अर्धसूत्री विभाजन से द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होकर संख्या में कितने लघु बीजाणु आती है? 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, तो ये जो संरचनाएं मैंने बनाई है इनको हम लघु बीजाणु कहते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए ये बीजाणु संरचना होती है, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, ये लघु बीजाणु, और जो प्राय कैसे हो जाएंगे? ये थी 2n, और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये जो कोशिकाएं जो बन रही हैं, जिनको हम लघु बीजाणु कह रहे हैं, ये प्राय कैसे हो जाएंगी? अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अर्थात परिभाषा के रूप में द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो लघु बीजाणु जो इसके अंदर बन जाते हैं, केंद्र में जब बन जाते हैं लघु बीजाणु धानी के अंदर, तो ये चारों लघु बीजाणु एक साथ जुड़े हुए होते हैं। जब यह मैंने आपको अलग इस तरीके से बता दिया कि आपको परिभाषा समझ में आ जाए, लेकिन ये चारों लघु बीजाणु हमेशा इस पूरी लघु बीजाणु धानी के अंदर इकट्ठे रहते हैं और एक चतुष्क का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। तो देखिए, ये चारों लघु बीजाणु धानी के केंद्र में एक चतुष्क के रूप में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। और ये लघु बीजाणु चतुष्क मुख्यतः कई प्रकार का होता है, जिसमें अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में ये लघु बीजाणु चतुष्क टेट्राहेड्रल की फॉर्म में होता है, जिसमें किस तरीके से ये चारों लघु बीजाणु जुड़े होते हैं? इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें 3 लघु बीजाणु ठीक सामने की ओर होते हैं, जबकि एक लघु बीजाणु ठीक इनके पीछे होता है। तो इस प्रकार के जो चतुष्क होते हैं, इनको हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये लघु बीजाणु चतुष्क है, ये लघु बीजाणु में, और ये लघु बीजाणु चारों एक विशेष संरचना में चेंज हो गए हैं, जिससे इनको हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, जिसमें 3 ठीक सामने की ओर दिखाई देते हैं और एक ठीक इनके पीछे दिखाई देता है। और इस प्रकार के जो आपके लघु बीजाणु चतुष्क हैं, वो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। तो हम चर्चा बस इतनी करेंगे। द्विबीजपत्री पादपों में लघु बीजाणु धानी के केंद्र में जब लघु बीजाणु जनन के दौरान 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं, तो वो चारों लघु बीजाणु आपस में एक विशेष व्यवस्था में
व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और इस चतुष्क में 3 लघु बीजाणु सामने दिखाई देते हैं और 1 लघु बीजाणु ठीक इनके पीछे दिखाई देता है। और अब बात आती है चारों लघु बीजाणु एक भित्ति के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। जिस भित्ति को मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये पीले रंग की जो आपको दिख रही है ट्रायंगल शेप की, ये जो आपको दिख रही है, इस भित्ति को हम एक नाम देते हैं, जिस भित्ति का नाम होता है कौन सी भित्ति? कैलोज भित्ति। कौन सी भित्ति है बच्चों? ये कैलोज भित्ति है। ये कैलोज नाम के रासायनिक पदार्थ के जमा होने से ये चारों लघु बीजाणु आपस में एक दूसरे को जोड़ देती है, जिसको हम कैलोज भित्ति कहते हैं। तो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में लघु बीजाणु चतुष्क के फॉर्म में होते हैं, जबकि अधिकांशतः एकबीजपत्री जो पादप होते हैं, अगर हम बात करें एकबीजपत्री पादपों में, एकबीजपत्री पादपों में ये जो लघु बीजाणु होते हैं, ये लघु बीजाणु प्राय रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस तरीके से चारों के चारों व्यवस्थित होते हैं, ये क्रम होता है। एकबीजपत्री पादपों में चारों लघु बीजाणु एक रेखीय या सीधी क्रम में व्यवस्था में अर्जित होते हैं, जिस प्रकार के चतुष्क को हम क्या नाम देते हैं? रेखीय चतुष्क। इसके रूप में होते हैं ये रेखीय चतुष्क। इस प्रकार से हम दो चतुष्क की बात करेंगे, और भी इसमें चतुष्क हैं, लेकिन हमें फिलहाल अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेसिकली ये पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी दो की मैंने चर्चा यहाँ कर दी है। एक बीजपत्री में चतुष्क रेखीय होते हैं और लघु बीजाणुओं के द्विबीजपत्री पादपों में लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में अर्थात टेट्राहेड्रल के फॉर्म में, पिरामिडल के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात आती है कि सर ये जो लघु बीजाणु हैं, अब ये इससे अलग कैसे होते हैं? तो जैसे जैसे इस लघु बीजाणु धानी का परिपक्वन होता है और लघु बीजाणु क्रमिक रूप से विकसित होते चले जाते हैं, वैसे वैसे एक टाइम आता है कि ये मैंने जो आपको बताई थी, ये जो टेपिटम होती है, इस टेपिटम के स्रावी टेपिटम से कई रासायनिक पदार्थ छूटते हैं, जिसमें से एक और पदार्थ छूटता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलोज भित्ति कहते हैं। ये कैलेज एंजाइम कहते हैं। जो कैलेज एंजाइम क्या करता है, ये जो आपको मैंने दिखाई थी, ये कैलोज भित्ति जो है, जो चारों लघु बीजाणु को आपस में जोड़े हैं, इसी कैलोज भित्ति को गलाने के लिए एक एंजाइम छोड़ा जाता है, जिस एंजाइम को कौन सा एंजाइम कहते हैं? कैलेज एंजाइम। याद रखना आप लोग, ये जो कैलेज एंजाइम होता है, ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज भित्ति पर कार्य करता है, जिससे कैलोज भित्ति का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। और अपघटन होने के बाद ये चारों लघु बीजाणु आपस में इस तरीके से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और ये हुए जो चारों लघु बीजाणु अलग हैं, या वापस स्वतंत्र होने लगते हैं, और स्वतंत्र होने के बाद मुख्यतः पे विकसित परागकण के रूप में निर्मित हो जाते हैं। इस तरीके से इस लघु बीजाणु धानी के केंद्र में जब कैलोज भित्ति कैलेज एंजाइम की अभिक्रिया के कारण नष्ट हो जाती है, तो सारे के सारे लघु बीजाणु अब स्वतंत्र रूप से एक विकसित एक प्रारंभिक परागकण जैसी अवस्था में समाहित होते हैं। और जब पूरी तरीके से जब इसमें परागकणों का निर्माण हो जाता है, तो परागकणों के निर्माण होने के बाद ये लघु बीजाणु धानी आपकी परिपक्व हो जाती है। और परिपक्व होने के दौरान अचानक जो अंतस्थिशियम होती है, वो अंतस्थिशियम में जल का ह्रास होने लगता है, जल कम होने लगता है। जैसे जैसे जल कम होने लगता है, तो वैसे वैसे ये कोशिकाएं, आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे जल उड़ेगा, ये कोशिकाएं अंदर की ओर ओस्ट कोशिकाओं पर क्या डालेंगी? दबाव डालेंगे। और एक ऐसी स्थिति आएगी, इतना दबाव हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा परागकोश क्या हो जाएगा? आपका फट जाएगा। और फटने के बाद इस परागकोश में से क्या बाहर निकल के आ जाएंगे? परागकण बाहर निकल के आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, ये परागकण कहाँ निकल के आ जाते हैं? इस परागकोश की ऊपरी सतहों पर, जैसे यहाँ चिपक जाएंगे आगे, ठीक है, इधर चिपक जाएंगे आगे, तो इस तरीके से परागकण आकर चिपक जाते हैं। आगे अब हम अगली जो चैप्टर है, अगले चैप्टर में हम सीखेंगे परागकण की संरचना किस तरीके से, कौन सी परतें किस तरीके से पाई जाती हैं, किस परतों का क्या काम होता है, और इसी परागकण से फिर आगे चलकर किस तरीके से नरजीवों का विकास होता है। कल हम अपने टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। आज आप इस चीज को अच्छे से बुक से भी देखिएगा, और इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ अभी तक ये एक संरचना आई थी, लघु बीजाणु धानी की संरचना, और उसकी किस तरीके से विकास होता है, ये आप अध्ययन कर सकते हैं।